आज हम राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में जो भानगढ़ किला है उसके खंडरों की गहराई में उतर रहे हैं। ये सिर्फ मतलब टूटी फूटी दीवारें नहीं है, ये तो इतिहास, एक शानदार वास्तुकला और एक बहुत ही रहस्यमयी, थोड़ी सी डरावनी सी जो पहचान है उसका प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो किले के बनने से लेकर कैसे वो उजड़ा, उसकी बनावट कैसी थी, और वो कहानियां जो इसे भारत की सबसे कथित भूतिया जगहों में से एक बनाती हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने भी सूर्यास्त के बाद वहां एंट्री बंद की हुई है। सही। और यही बात इसे खास बनाती है कि कैसे एक ऐतिहासिक जगह इतनी मजबूत लोक कथाओं का मतलब कहानियों का सेंटर बन जाती है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो भी जरूरी जानकारी है उसे निकालें, मतलब किला कैसे बना, क्यों वीरान हुआ, और आज भी ये लोगों को इतना क्यों खींचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत इतिहास से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि किला 1573 ईस्वी में आमेर के राजा थे भगवंत सिंह। उन्होंने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। हाँ। और ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो एक पूरा शहर था। कहते हैं करीब 9000 घर थे यहाँ। 1720 तक तो ठीक था, लेकिन 1783 आते आते ये बिल्कुल वीरान हो गया पूरी तरह से। और इसकी जो बनावट है वास्तुकला, वो भी कम असरदार नहीं है। किलेबंदी की 3 मजबूत परतें हैं। हाँ। फिर कई गेट्स हैं, जैसे लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट। हाँ। काफी भव्य प्रवेश द्वार। और मुख्य महल, वो तो ऊंचाई पर था ना। हाँ बिल्कुल, ऊंचाई पर बना था और कहा जाता है कि कभी 7 मंजिला था। अब तो खैर 4 ही बची हैं। अच्छा। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है, जैसा आपने कहा, कि मंदिरों को छोड़ दे तो लगभग सारी इमारतें बिना छत की हैं। हाँ, और यही चीज चौंकाती है, मतलब बिना छत वाली इमारतें। और खासकर जब हम देखते हैं कि वहां मंदिर भी हैं, गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय जैसे कई मंदिर। हाँ, और वो नागर शैली में बने हैं। हाँ, नागर शैली मतलब उत्तर भारतीय स्टाइल वाले, ऊंचे शिखर वाले, और वो काफी अच्छी हालत में है। ये खंडरों के बीच में एकदम अलग सा लगता है। बिल्कुल, गोपीनाथ मंदिर तो ऊंचे चबूतरे पर, उसकी नक्काशी वगैरह आज भी देखी जा सकती है। तो यहीं से वो कहानियां शुरू होती हैं। हाँ बिल्कुल, इसी विरोधाभास से वो किंवदंतियां निकलती हैं जो भानगढ़ की पहचान बन गई हैं। 2 कहानियां हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है। कौन सी? पहली है बाबा बालनाथ के श्राप की। कहते हैं एक तपस्वी थे वहां, उन्होंने किला बनाने की इजाजत तो दी, पर एक शर्त रखी। शर्त? क्या शर्त? शर्त ये कि किसी भी इमारत की परछाई उनके ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा। लेकिन फिर माधो सिंह के पोते थे अजब सिंह, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया इस बात का, दीवारें ऊंची बनवा दी। कहानियों के हिसाब से तो यही हुआ, दीवारें ऊंची हुई, परछाई तपस्वी की जगह पर पड़ी, और बस श्राप लग गया कि शहर उजड़ जाएगा। और कई लोग मानते हैं कि आज जो खंडहर बिना छत के दिखते हैं ना, वो इसी श्राप का सबूत है एक तरह से। और दूसरी कहानी, वो राजकुमारी रत्नावती वाली। वो क्या है? हाँ, वो भी बहुत मशहूर है। राजकुमारी रत्नावती और सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था। अच्छा। तांत्रिक जो था वो राजकुमारी की खूबसूरती पर फिदा था। अच्छा। और उन्हें वश में करना चाहता था। तो उसने क्या किया, उनके इत्र पर काला जादू करने की कोशिश की। ओहो, काला जादू। फिर क्या हुआ? राजकुमारी को पता चल गया, होशियार थी वो। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास में ही एक बड़ी सी चट्टान थी उस पे फेंक दी। हाँ, और वो चट्टान लुढ़क कर उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और वो मर गया। क्या बात है। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ फिर कोई शांति से नहीं रह पाएगा, कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। ये कहानियां सुनने में तो बहुत मतलब नाटकीय हैं। क्या इसका कोई ऐतिहासिक पहलू भी है या बस कहानियां ही है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। असल में कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जो बताते हैं कि भानगढ़ पर मुगल सेनाओं का हमला हुआ था। मुगलों का हमला? हाँ, और उस हमले में राजकुमारी रत्नावती समेत बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो एक संभावना ये भी बनती है कि शायद ये जो ऐतिहासिक तबाही हुई, ये जो अचानक वीरान हो गया शहर, उसको समझाने के लिए, उसको एक तरह से कारण देने के लिए बाद में ये श्राप वाली कहानियां बना ली गईं। अक्सर ऐसा होता है, इतिहास का दर्द लोक कथा बन जाता है। हाँ, ये हो सकता है, मतलब इतिहास को समझाने के लिए। सही। और आज की क्या स्थिति है? क्या आज भी लोग कुछ महसूस करते हैं वहां?
आसपास के जो गांव है वहां के लोग तो आज भी दावा करते हैं कि रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे गाने बजाने की या चूड़ियों की खनक, ऐसी आवाजें। अच्छा, और पर्यटक? हाँ, कुछ पर्यटकों ने भी अपने अनुभव बताए हैं, जैसे कैमरा अचानक बंद हो गया, या फोटो अजीब आई, या बस एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई वहां। और वो जो एएसआई का नियम है, सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रवेश रोकना, वो सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों की वजह से नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों? उसके व्यावहारिक कारण भी हैं। वो इलाका घना जंगल है, जंगली जानवर हैं, सांप वगैरह का खतरा रहता है रात में, तो सुरक्षा एक बड़ा कारण है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी सच है कि इस सरकारी रोक ने किले के रहस्य को और गहरा जरूर कर दिया है। एएसआई खुद भी जो नोटिस लगाता है उसमें सुरक्षा और अस्पष्टीकृत घटनाओं दोनों का जिक्र करके एक तरह से उस रहस्य को बनाए रखता है। तो ये जो डरावनी खूबसूरती है, ये जो विरोधाभास है, यही चीज है जो हर साल हजारों पर्यटकों को और जो रोमांच पसंद करते हैं उनको खींच लाती है वहाँ। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि वहाँ कोई एंट्री फीस भी नहीं लगती, और अक्टूबर से मार्च का जो समय है वो घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम बढ़िया रहता है। सही। बिल्कुल। तो भानगढ़ सिर्फ पत्थर और खंडहर नहीं है, ये इतिहास, वास्तुकला और लोक कथाओं का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। वो बिना छत की इमारतें और वो सही सलामत मंदिर, वो एक अजीब सा नजारा पेश करते हैं जो उन कहानियों को और पुख्ता करता हुआ सा लगता है। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ गुजरे जमाने की शान और उसके भयानक अंत की कहानियां दोनों एक साथ जिंदा हैं। और एएसआई की वो पाबंदी और लोगों का जो विश्वास है वो इस रहस्य को आज भी गहरा बनाए हुए है। और यही एक सवाल मन में आता है कि किसी जगह की सच्चाई क्या सिर्फ उसके लिखे हुए इतिहास में होती है, या फिर उन कहानियों और विश्वासों में भी होती है जो सदियों से उससे जुड़ी हुई हैं और एक तरह से उसकी पहचान बन चुकी हैं।